हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ब्लड से जितने भी क्वेश्चन नर्सिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। कंप्लीट थ्योरी इसमें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्कशन से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है ये आंसर तो आप ये वीडियो देखें, वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन, लिवर, किडनी और थाइमस। Next question is hemoglobin is a reproductive pigment, respiratory pigment, carbohydrates और fat। तो इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो देखें, इस वीडियो से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास आता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड में हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट आते हैं विच आर प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास है ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन सेल के अलावा जितना भी पोर्शन रह जाता है वो आता है हमारा प्लाज्मा में। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ग्रेन्युलोसाइट तीन टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इज़नोफिल एंड बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट दो टाइप के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर दो टाइप के हैं हमारे पास, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। सो बेसिकली जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो 5 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल, इज़नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। देन हमारी ब्लड वेसल्स, ये आपको पता ही है, ब्लड वेसल्स दो टाइप की हैं, आर्टरीज एंड वेन। इसके अलावा जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। लिम्फेटिक सिस्टम में आता है हमारा लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। सो फर्स्ट इज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम ब्लड और इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लड और उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी पूछा जा सकता है, कौन है? विलियम ह्यूसन। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड, जो मेन कंपोनेंट है बॉडी फ्लूइड का दैट इज ब्लड। ब्लड है हमारा 60 to 65% ऑफ बॉडी फ्लूइड। ह्यूमन बॉडी में जितना भी फ्लूइड कंटेंट है उसमें से 60 to 65% ब्लड है। इसके अलावा ब्लड को दो तरह में डिवाइड किया गया है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड है हमारे पास 70% एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारे पास 30%। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है? फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं और सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है आउटसाइड द सेल उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। मेजर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जो केटायन है इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज पोटाशियम। और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन कौन सा है? सोडियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड होगा उसको हम आईसीएफ या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। इसके अलावा सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दो तरह का है हमारे पास, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो दो सेल के बीच में जो स्पेस रह जाता है उसमें जो फ्लूइड होगा उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। इसके अलावा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, वेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड विच इज ब्लड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फर्दर जो 30% था टोटल बॉडी फ्लूइड का उसको हमने तीन तरह में डिवाइड किया है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि हमने देखा दो सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, कितना होता है? 22%। इसके अलावा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो कि वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन अदर फ्लूइड्स, अदर टाइप ऑफ फ्लूइड्स जो कि हैं 2%, इसमें हमारे आ जाते हैं सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड जो कि सिनोवियल ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इंट्राऑकुलर फ्लूइड। ब्लड के अलावा और जो सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अलावा जितना भी फ्लूइड रह जाता है वो हमारे पास आता है 2%, जिसके एग्जाम्पल हैं सिनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ एंड इंट्राऑकुलर फ्लूइड जो कि आई में प्रेजेंट होता है, इंट्राऑकुलर फ्लूइड। सो अगर हम देखें एक एवरेज एडल्ट मैन जो कि 70 kg का है तो उसमें 60% जो रहेगा उसका वो रहेगा फ्लूइड।
इसका मतलब है 70 kg में से 60% फ्लूइड है, विच इज 60% ऑफ 70 kg, जो कि हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 42 लीटर। तो अगर कोई 70 kg का एडल्ट मैन है तो उसमें 42 लीटर हमें फ्लूइड देखने को मिलेगा, जो कि इंट्रा सेलुलर रहेगा 28% और एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा 14%। एक्स्ट्रा सेलुलर फर्दर जो इंट्रावेस्कुलर है, जो कि वेसल्स में प्रेजेंट है, ब्लड होगा 3 लीटर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगा 11 लीटर। इसमें से भी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो होगा 10.5 लीटर और ट्रांससेलुलर फ्लूइड होगा 0.5 लीटर। सो फर्स्टली ब्लड, जो कि हमने क्वेश्चन में भी पूछा था, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ब्लड फॉल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका कलर रेड होता है। रेड किस वजह से है? रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसीज में भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में भी हीम प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन को मिला के बनता है। तो जो हीम है बेसिकली वो आरबीसीज को रेड कलर देता है और आरबीसीज ब्लड को रेड कलर देते हैं। इसके अलावा ब्लड का अमाउंट टोटल बॉडी वेट का रहेगा 7 to 8%। पीएच कितना रहता है ब्लड का? 7.35 to 7.45 विच इज स्लाइटली एल्केलाइन। हम पीएच कंसीडर करते हैं 0 to 14। 7 हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रल। इसके अलावा 7 से कम जितनी भी वैल्यू आएगी वो आएगी एसिडिक और 7 से जितनी भी ज्यादा वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी एल्केलाइन और बेसिक। ब्लड जो है उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू कितनी है? 7.35 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लड एल्केलाइन है, स्लाइटली एल्केलाइन है। ब्लड में हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि एज अ बफर एक्ट करते हैं। बफर क्या करते हैं? एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी का बना के रखते हैं। अगर ब्लड एसिडिक ज्यादा हो रहा है तो ये न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, इसको एल्केलाइन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और अगर ब्लड एल्केलाइन ज्यादा हो रहा है तो उसका पीएच ये डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। देन ब्लड की कॉम्पोजिशन। ब्लड में हमने पहले ही पढ़ा था, दो तरह के कॉम्पोनेंट्स आते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट है हमारे पास 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट है क्या? ब्लड सेल्स। 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इनके अलावा जितना भी पोर्शन रह जाता है ब्लड में वो आता है हमारा प्लाज्मा, जो कि 55% है। इसको हम लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। स्ट्रॉ कलर का होता है और स्लाइटली एल्केलाइन है, जैसा हमने पहले देखा। प्लाज्मा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, 90 to 92% वाटर कंटेंट रहेगा, जो कि एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं 6 to 8%। 3 टाइप की मेन प्लाज्मा प्रोटीन है, कौन कौन सी? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। जो फिब्रिनोजन है ये ब्लड क्लॉट करने का काम करती हैं, क्लॉट बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। जो ग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज बनाती हैं और जो एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस जो है मेंटेन करके रखती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बना के। इसके अलावा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम भी एल्ब्यूमिन करती है। इन सब के अलावा, वाटर के अलावा, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा आपको ब्लड में, प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि आप फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बोल सकते हो, वो देखने को मिलेंगे। इनका काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना और बॉडी की ग्रोथ करना। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स और कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा, जिनका काम है ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना। इसके अलावा ब्लड गैसेस देखने को मिलेंगी, मेन जो रहेगी वो रहेगी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन इज फिब्रिनोजन। ये कुछ इस तरह का दिखता है और इसका काम जैसा हमने देखा है क्लॉटिंग करना, इसीलिए इसको हम क्लॉटिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। अगर आप देखें कहीं से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, आपको इस तरह का क्लॉट जो है फिब्रिनोजन बनाता है। जैसे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, अब अगर हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो फिब्रिनोजन का जो क्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन इज ग्लोबुलिन। ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी सभी तरह की एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ग्लोबुलिन क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जितने भी टाइप की, 5 टाइप की बेसिकली एंटीबॉडीज हैं, ये उनको बनाने का काम करता है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? आईजी, जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी डी एंड आईजी ई। 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं जो कि ग्लोबुलिन बनाता है और इसका काम क्या है? हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना।
देन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजीज रेजिस्टेंस। जैसे कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का हमने देखा था ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्लाज्मा प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा वो एल्ब्यूमिन है, सबसे अब ज्यादा है, इसीलिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल कितना रहता है बॉडी में, ब्लड में 36 mm ऑफ Hg। 36 mm ऑफ Hg में से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रख रही हैं वो है 28 mm ऑफ Hg, और 28 में से जो ओनली एल्ब्यूमिन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रख रही है दैट इज 22 mm ऑफ Hg। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखती है उसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। सो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा है, तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी या फिर अगर लीक हो रही है, बॉडी से आउटसाइड जा रही है, बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड वेसल में फ्लूइड है वो सराउंडिंग टिश्यूज में जाना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से आपको बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा। अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो रही है मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सराउंडिंग के टिश्यूज में, जिस वजह से आपको पेशेंट में एडिमा देखने को मिलेगा। इनका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, एल्ब्यूमिन 4.7 ग्राम है, अगर रेंज में आप देखें तो 4 to 6 ग्राम%, ग्लोबुलिन 2.3, रेंज में 2 to 3, फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम%, और रेंज में 0.2 to 0.4। सभी टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लिवर में ही बनती है, सिंथेसाइज लिवर में होती है, एज वेल एज स्टोर भी लिवर में ही होती है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो पूछ ली जाती है जो कि है 2:1। देन हमारा सिरम हमने देखा था कि जितना भी लिक्विड पोर्शन है, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो हमारे पास रहेगा सिरम। देन पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको कि हम हिमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं, हिमेटोक्रिट भी बोलते हैं। तो हिमेटोक्रिट क्या है, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन परसेंटेज, ब्लड में आरबीसीज की परसेंटेज कितनी है उसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका सैंपल ईडीटीए वाइल में ही लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा नॉर्मल वैल्यू रहती है इसकी 40 to 45%, बट अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है तो हमें पॉलीसाइथीमिया मिलेगा। आरबीसीज की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो रही है तो पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा, और अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है ब्लड में तो हमें एनीमिया देखने को मिले। सो यहाँ तक हमने प्लाज्मा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि थे 3 तरह के सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। रेड ब्लड सेल या फिर एरिथ्रोसाइट्स, इनका कलर रेड है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी हीम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर रेड होता है। नॉर्मल अगर एचपी लेवल आप एडल्ट में देखें तो वो रहेगा 12 to 16 ग्राम। लाइफ स्पैन रहता है इनका 120 डेज। नॉर्मल काउंट रहेगा 5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। कहाँ बनते हैं ये, रेड बोन मैरो में। बोन मैरो आपको पता होगा 2 तरह का होता है, येलो एंड रेड। तो सभी तरह के सेल डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स जो बनते हैं वो हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं। देन इसका स्ट्रक्चर बाइकनकेव होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं बाइकनकेव है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। मेन फंक्शन क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। डिटेल में हम आरबीसी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नॉर्मल वैल्यू 5 to 5.5 या फिर 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर होती है। आरबीसीज बनने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। पोइसिस वर्ड हम लगाते हैं फॉर्मेशन के लिए, और एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोपोइसिस। कितने टाइम लगता है हमारा आरबीसी बनने में, एरिथ्रोपोइसिस के लिए पूछा जा सकता है आपसे कितना टाइम लगता है, तो 7 दिन के अंदर हमारा आरबीसी बन जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं हीमोसिस्टोब्लास्ट है, इसी में से सभी टाइप के सेल बन रहे हैं।
एरिथ्रोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के टाइप्स और थ्रोम्बोसाइट्स इसी में से बन रहे हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स कैसे बनते हैं? हीमोसिस्टोब्लास्ट से बनता है हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है हमारा पॉलीक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट, और ये हमारा इमेच्योर फॉर्म में होता है, और इसके बाद मैच्योर फॉर्म में बनते हैं हमारे एरिथ्रोसाइट्स, जिनको कि हम आरबीसी बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं। साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ है? अगर हम प्रेगनेंसी में कंसिडर करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक में ये बनते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्प्लीन एंड लिवर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में रेड बोन मैरो में। न्यूबॉर्न से अगर हम 3 साल तक का बच्चा लें तो सभी बोन्स में ये बनते हैं, और 3 से 14 साल के बच्चों में ये बनते हैं सभी लॉन्ग बोन्स में, जैसे स्टर्नम है, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है। इसके अलावा जो 14 साल से बड़े हैं या एडल्ट हैं उनमें बनते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स में। मेम्ब्रेनस बोन का एग्जाम्पल है आपके पास स्कैपुला, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रा। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट, स्टोरेज आरबीसी की कहाँ होती है? आरबीसी स्टोर होते हैं स्प्लिन में, इसीलिए स्प्लिन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हीमोलाइसिस जो होती है वो होती है स्प्लिन के एंडोथेलियल सिस्टम में। स्टोर भी यहीं पे होते हैं और इनके सबसे ज्यादा लाइसिस भी यहीं पे होती है, डिस्ट्रॉय भी सबसे ज्यादा यहीं होता है, इसीलिए इसको दोनों बोला गया है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी एज वेल एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, साइज इसका, शेप सबसे पहले जैसे हमने देखा था बाइकनकेव है। इसके अलावा नॉर्मल साइज जो रहता है इसका वो है 7.2 म्यूएम, और अगर 7.2 म्यूएम है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मोसिटिक, लेकिन अगर इससे बड़ा साइज है आरबीसी का तो इसको हम बोलेंगे मैक्रोसिटिक, इससे कम है तो माइक्रोसिटिक। इसके अलावा हमने देखा था न्यूक्लियस एब्सेंट है, और रेस्पिरेशन इसमें होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था एब्सेंट है, इसीलिए इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। डीएनए जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए भी एब्सेंट रहता है। फंक्शन क्या है आरबीसी का? हमारे ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा हमने देखा एज अ बफर एक्ट करता है, एसिड बेस बैलेंस बॉडी का बना के रखता है। इसके अलावा अगर हमें ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना है तो वो भी हम आरबीसी से ही करते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो हमने आरबीसी से करना होता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का एडल्ट में आपको बताया था 120 डेज, न्यूबॉर्न में रहता है 90 डेज। सिकल सेल एनीमिया क्या है? डिसऑर्डर है आरबीसी का जिसमें सेल सिकल शेप के हो जाते हैं, तो इसमें रहता है 40 डेज का। यहाँ तक हमने देखा एरिथ्रोपोइसिस, जबकि जो कि आरबीसी बन रहे थे। अब है हीमोलाइसिस, मतलब आरबीसी अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डेली हमारी बॉडी में नॉर्मली 1% हीमोलाइसिस होती है। प्रोसेस क्या है हीमोलाइसिस की? हीमोलाइसिस जो हीमोग्लोबिन है वो टूटता है ग्लोबिन और हीम में। जो ग्लोबिन है वो लिवर में स्टोर होने के लिए चला जाता है, जो हीम है वो फर्दर डिवाइड होता है आयरन एंड बिलिरुबिन में। जो बिलिरुबिन है ये आपको पता होगा वेस्ट प्रोडक्ट है आरबीसीज का। तो इसके टूटने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो आरबीसी है वो आरबीसी हमने देखा टूट रहे हैं हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन जो है फर्दर टूट रहा है ग्लोबिन एंड हीम में। देन हीम जो है फर्दर टूट रहा है आयरन और बिलिरुबिन में। जो बिलिरुबिन है ये फर्दर 2 तरह के सब्सटेंसेस में टूटता है। यहाँ देख सकते हैं आप स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। जो स्टर्कोबिलिनोजन है ये हमारे स्टूल को ब्राउन कलर देता है, और जो यूरोबिलिनोजन है ये हमारे यूरिन को येलो कलर देता है। स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। सबसे पहले हमने देखा आरबीसीज टूटे, उससे बना ग्लोबिन एंड हीम। ग्लोबिन चला गया लिवर में स्टोर होने के लिए, देन बना हीम से बना आयरन एंड बिलिरुबिन। आयरन फर्दर जाता है ग्लोबिन की तरह लिवर में स्टोर होने के लिए, और जो बिलिरुबिन है ये बिलिरुबिन फर्दर डिवाइड कर जाता है स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन में। जो स्टर्कोबिलिनोजन है ये स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होता है और हमारे स्टूल को ब्राउन कलर देता है, और जो यूरोबिलिनोजन है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है और हमारे यूरिन को येलो कलर देता है। सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज क्या है? बाइल पिगमेंट। कौन कौन से? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, और ये दोनों यूरिन और स्टूल में एक्सक्रीट होता है, जो यूरिन और स्टूल को कलर देते हैं। देन वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसीज। आरबीसी के नंबर कम ज्यादा कब होंगे? 2 तरह का है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल।
फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल फिनोमेना होता है, और पैथोलॉजिकल अगर कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है उस वजह से हमें देखने को मिलेगा। पैथोलॉजिकली हम देखेंगे इंक्रीज कब हो रहा है और डिक्रीज कब हो रहा है। इंक्रीज कब होगा, नॉर्मली आरबीसी जो है न्यूनेट्स में इंक्रीज हमें देखने को मिलेंगे 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और मेल में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए आरबीसी का नंबर हमारी बॉडी नेचुरली जो है कंपनसेशन में इंक्रीज कर देती है, इसलिए हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, पहाड़ी इलाके में जाएं, तो वहां पे हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन लेवल हाई एल्टीट्यूड पे कम होती है। तो सेम रीजन है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। देन डिक्रीज कब होता है, ड्यूरिंग स्लीप और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्लीप के टाइम पे डिमांड ऑक्सीजन की कम है, इसलिए आरबीसी का नंबर आपको कम देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन होता है, जो लिक्विड पोर्शन है, प्लाज्मा है, वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आरबीसीज उसमें डाइल्यूट हो जाते हैं, हमें स्यूडो एनीमिया देखने को मिलता है हीमोडाइल्यूशन की वजह से। पैथोलॉजिकली कब इंक्रीज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा अगर पॉलीसाइथीमिया वेरा है, कैंसर है उस केस में, या फिर एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा में भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन कम है, बोन मैरो जो है आरबीसी बनाना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमें आरबीसी का नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। डिक्रीज कब देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट में एनीमिया। सो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। नॉर्मल वैल्यू उसकी मेल में रहती है 14 to 16 ग्राम और फीमेल में रहती है 13 to 15 ग्राम। स्ट्रक्चर अगर इसका आप देखें तो इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। कितने होते हैं ये, अल्फा चेन जो रहते हैं 2 रहते हैं और बीटा चेन भी 2 रहते हैं। एक अल्फा चेन में आपको 141 अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे और एक बीटा चेन में आपको 146 अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा हमने देखा ही एज अ बफर भी एक्ट करता है। ब्लड गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, ऑक्सीजन जो है 2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, डिजोल्व फॉर्म में 3% और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97%। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व फॉर्म में 7% है और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है 63%। इसके अलावा कार्ब अमीनो कंपाउंड की फॉर्म में भी ये ट्रांसपोर्ट होती है जो कि 30% रहता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.39 ml ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी रहती है ब्लड की, 19 ml%। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन आरबीसीज का इफेक्ट क्या रहता है अगर हम डिफरेंट टोनिसिटी के सॉल्यूशंस देखें तो। टोनिसिटी में आपके पास हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब है उसमें सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। जैसे कि अगर आप ले लें डीएनएस है, D10 है, ये सभी हमारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो इस केस में आपका फ्लूइड जो है वो हाई कंसंट्रेशन में ऑस्मोसिस की वजह से शिफ्ट कर जाएगा और आपको जो आरबीसीज हैं वो श्रंकन देखने को मिलेंगे, श्रिंक कर जाएंगे। अगर आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो रहता है वो उसकी टोनिसिटी सेम एज ब्लड रहती है, तो इसमें आरबीसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि NS है, RL है, D5 इन वाटर है, तो इन सब में सेम कंसंट्रेशन रहेगी और आरबीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर आप 0.9% NaCl से कम ले रहे हैं कंसंट्रेशन, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो आरबीसीज हैं वो स्वेल कर जाएंगे। क्यों स्वेल कर जाएंगे, क्योंकि सराउंडिंग का जो फ्लूइड है वो आरबीसीज में फिल होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, जो फ्लूइड है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन शिफ्ट कर जाता है। तो वही मैकेनिज्म हमें इसमें देखने को मिलेगा जिस वजह से आरबीसीज पे इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। नेक्स्ट WBC है, प्लेटलेट है, एवियो ग्रुपिंग है, वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर इससे आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज गेन हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।